Okay, so uh, we have solution for voltage, and we have solution for current, and I represented these two constants by I naught plus and I naught minus. So uh, I naught plus is equal to V naught plus divided by Z naught, and I naught minus is equal to minus V naught minus divided by Z. If I use this expression, so this expression will tell me that Z naught is equal to V naught plus by I naught plus. Whereas if I use this equation, it is going to tell me that Z naught is equal to minus V naught minus divided by I naught minus. So what we can say about Z naught, ठीक है, Z naught जो सिंबल मैंने इंट्रोड्यूस किया है जिसको हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का नाम दिया है, अगर मैं V नॉट प्लस और I नॉट प्लस को यूज करूंगा तो उसकी रेशियो से जो नंबर आएगा वो Z नॉट होगा, और अगर मैं V नॉट माइनस और I नॉट माइनस यूज करूंगा तो उसके साथ मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा और उससे भी वही रिजल्ट आएगा जो कि, तो मैथमेटिकली इसकी ये इंटरप्रिटेशन हो गई, लेकिन व्हाट इज इट्स इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। अभी जो यहाँ पे जब मैंने सोल्यूशन की बात की थी मैथमेटिकली, जब हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड किया था, तो मैंने सोल्यूशन को कैसे फिजिकल मीनिंग असाइन की थी। आई मेंशन के दिस इज सम काइंड ऑफ अ वेव traveling in positive direction, and this is some kind of a wave traveling in negative z direction. In a similar manner, current का जो solution हमारे पास आ गया, I can assign same physical reasoning that this is some kind of a wave traveling in the positive z direction, and this is some kind of wave traveling in negative z direction. Now, with respect to our transmission line, जिसको हमने assume किया हुआ है कि वो z axis के along पड़ेगी, so if there is a wave that is traveling in z direction, तो wave इस तरह travel कर रही है, और दूसरी जो वेव है जिसको हम कह रहे हैं कि वेव ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो इसका मतलब है कि वो इस तरह ट्रेवल कर रही होगी, तो ये आपके पास पॉजिटिव जेड ट्रेवलिंग वेव है, ये नेगेटिव जेड ट्रेवलिंग वेव है। वी कैन आल्सो असाइन जो पॉजिटिव जेड को रादर देन असाइनिंग इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड, हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है उसको आप कह दें कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हम इसको फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव कह सकते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है उसको हम कह देते हैं कि ये बैकवर्ड ट्रेवलिंग।
इन अ शॉर्ट वाइल यू विल नो कि पॉजिटिव जेड को मैं फॉरवर्ड क्यों कह रहा हूँ और नेगेटिव जेड को बैकवर्ड क्यों कह रहा हूँ. बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स यूज दिस टर्मिनोलॉजी के पॉजिटिव जेड में जो वेव ट्रेवल कर रही है दिस वन, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव है और ये जो वेव है ये नेगेटिव ट्रेवलिंग वेव. सो ये जो वी नॉट प्लस है और इसी तरीके से आई नॉट प्लस है, दे आर पैरामीटर्स ऑफ फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव. और जो वी नॉट माइनस है और जो आई नॉट माइनस है, दे आर पैरामीटर्स ऑफ बैकवर्ड ट्रेवलिंग. So V naught plus is the forward voltage wave and I naught plus is the forward current wave. V naught minus is the backward voltage wave and I naught minus is the backward current wave. Okay. So कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज वेव के मैग्नीट्यूड को फॉरवर्ड करंट वेव के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, उससे जो नंबर आएगा वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू होगी. और अगर हम बैकवर्ड वोल्टेज वेव को डिवाइड करें बैकवर्ड करंट वेव से, तो उसके लिए Z नॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा, तब जाके वो Z नॉट आएगा, क्योंकि इम्पिडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इज अ पॉजिटिव नंबर. सो दैट इज समथिंग कि हम अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को भी फिजिकल मीनिंग असाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस. तो अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से कैसे डिफाइन करेंगे कि फॉरवर्ड वोल्टेज वेव डिवाइडेड बाय करंट बाय फॉरवर्ड करंट वेव से जो नंबर आएगा वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होगी, या माइनस ऑफ बैकवर्ड वोल्टेज वेव डिवाइडेड बाय बैकवर्ड करंट वेव से जो नंबर आएगा उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कह सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज समथिंग जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस मैंने डिफाइन किया था कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो है, जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू इसके बराबर है. बट अब इस Z नॉट को मैंने रिलेट कर दिया है कि एक्चुअली है क्या चीज. ठीक है. रेशियो ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड करंट. नाउ द सोल्यूशन जो हमारे पास, ये जो दो सोल्यूशन हमने फाइंड किए हैं, ये फेजर सोल्यूशंस, बिकॉज इसमें आपको नजर आ रहा है कि इट इज ओनली showing you the behavior of voltages and current with respect to space. These are phasor solutions. But we know for sinusoidal time variation, once we know the phasor solution, then we can easily derive the time domain solution. तो अगर हम इसको इस phasor solution का time domain form क्या होगा, time domain solution form. So time domain solution को हम original small v से represent कर लेते हैं. Okay. Now another thing that you need to understand is कि यहाँ पे मैं इसको constant कह रहा हूँ. ठीक है. ये जो v नॉट प्लस है, v नॉट माइनस जो constant है, but generally this constant can be complex as well. This constant can be complex as well. So ये जो v नॉट प्लस है, अगर ये कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका कुछ ना कुछ फेज भी होगा. So let's represent कि इसका जो फेज है तो मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ विथ 5 प्लस. सिमिलरली ये जो v नॉट माइनस है, सो इट इज अ कांस्टेंट, बट टेकिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर हमें इसके मैग्नीट्यूड की भी हमें बात करनी पड़ेगी और इसके फेज की भी बात करनी पड़ेगी. ठीक है. सो जनरली दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कांस्टेंट, कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और फेज भी. ठीक है. और इस तरीके से आई नॉट प्लस और आई नॉट माइनस. तो इस इक्वेशन जो फेजर सोल्यूशन है, इसका टाइम डोमेन फॉर्म क्या आएगा. सो वी नॉट प्लस cos
ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस 5 plus as well as e power minus alpha z. This is the forward wave solution plus नेगेटिव ट्रैवलिंग वेव के लिए हम क्या लिखेंगे cos ओमेगा टी प्लस बीटा जेड प्लस 5 माइनस e प्लस अल्फा जेड. अगेन यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो हम प्रोपगेशन कांस्टेंट यूज कर रहे हैं गैमा, इसका रियल पार्ट अल्फा होगा और इमेजिनरी पार्ट बीटा होगा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे तभी आपको यहाँ पे ये अल्फा नजर भी आ रहा है और बीटा. सो दिस इज द टाइम डोमेन सोल्यूशन फॉर वोल्टेज. और इसी तरीके से अगर करंट का टाइम डोमेन सोल्यूशन आप लिखना चाहते हैं तो वो भी यही होगा, सिर्फ ये है कि जेड नॉट पे ये डिवाइड हो जाए द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस. द रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस जो हैं वो वही हैं कि जो हमने लैम्डा की बात की थी कि लैम्डा का ताल्लुक फेस कांस्टेंट के साथ है, तो ये 2 बाय बीटा के बराबर होगा. और दूसरा हमने फेज वेलोसिटी की भी बात की है, जो हम डिफाइन कर चुके हैं कि फेज वेलोसिटी इज ओमेगा बाय बीटा एज वेल एज इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय. नाउ वी नो कि जब भी हम किसी ट्रांसमिशन लाइन को उसका एनालिसिस करेंगे तो उस ट्रांसमिशन लाइन पे दो किस्म की वेव पॉसिबल हो सकती हैं. एक फॉरवर्ड वेव हो सकती है और एक बैकवर्ड वेव हो सकती है. उस तरीके से करंट की भी बैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव हो सकती है. और उन मैथमेटिकली आपको नजर आ रहा है कि फॉरवर्ड वेव और ट्रैवलिंग बैकवर्ड वेव में एक तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट इन्वॉल्व है, और उस प्रोपेगेशन कांस्टेंट को भी हमने डिफाइन कर लिया है कि गैमा जो होगा वो किसके बराबर होगा ट्रांसमिशन लाइन की. और दूसरा इसमें जेड नॉट पैरामीटर इन्वॉल्व है, वो भी हमें पता चल गया है कि ये आर एल और जी जो कि पर यूनिट लेंथ पैरामीटर्स हैं वो उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जब हमने ट्रांसमिशन लाइन को उसका इक्विवेलेंट सर्किट जब मैंने बनाया था, उसमें मैंने आर भी इंट्रोड्यूस किया था, रेजिस्टेंस को, इंडक्टेंस को, कंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को. इसका सोर्स क्या है, मतलब किस बेस पे हमने किया हुआ है. तो और एज वेल एज हम एक और चीज की तरफ भी जाएंगे कि लॉसेस की हम बात करेंगे कि इस वक्त हमने लॉसेस को डिस्कस नहीं किया हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ, बट जो हमने इस वक्त डेरिवेशन की है इसमें हमने लॉसेस को इंक्लूड किया हुआ है इस वक्त बेसिकली. तो बेसिकली अब हम कहें कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो अगर लॉसलेस हो जाए, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, तो ये हमारे एनालिसिस में क्या चेंज आएगा. ठीक हो गया. सो जो ट्रांसमिशन लाइन है मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ. हमने क्या किया कि एक स्मॉल पीस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लिया, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया कि इस सर्किट को, इस सिंपल ट्रांसमिशन लाइन को हम इक्विवेलेंटली अगर देखें, there will be resistance, there will be inductance, there will be conductance, and there will be capacitance. R, L, G, C. Of course, डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इस R के साथ, L के साथ, G के साथ, C के साथ हमें वो लेंथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है.
Now, what is the source of this resistance? Okay, so the true conductors, जिस तरह मैंने कहा कि these are conductors. So every conductor will have some resistance associated with it. So in practical sense, whatever conductor you use in your circuit or in your system, it will have some finite conductivity. You don't have superconductors in real life. So अगर ये कंडक्टर कॉपर का भी बना होगा फिर भी कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टेंस होगी. तो ये R जो है इस दोनों कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस को शो कर रहा है. एंड व्हेन there will be current flowing on these two conductors, and whenever you have current flowing, there will be associated inductance as well. तो ये L जो है because of the current flow होगा. ये जो शंट कंडक्टेंस है और शंट कैपेसिटेंस है, इसका सोर्स क्या है? इन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, जिस तरह पहले भी मैंने मेंशन किया था, इन दो कंडक्टर्स के दरमियान में क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक होगा, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में इंसुलेटर कहते हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस डिस्कशन इन डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो आइडियल डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ लॉसेस भी होंगी. सो नॉर्मली वी अज्यूम के ये जो करंट है ये सिर्फ इसके ऊपर ट्रेवल कर रही है, but there will be some leakage to this dielectric as well. Some of the current may be traveling through dielectric, and how much current can flow through this dielectric उसको हमने G से represent कर कि इस dielectric की conductance कितनी. तो ये G आ गया जो कि इसके losses को represent कर रहा है. And because current is flowing in this manner, तो हो सकता है कि यहाँ पे positive charges हों और यहाँ पे negative charges हों. So you have a positive plate, negative plate separated by dielectric. तो इसका बिहेवियर आपको नजर आ रहा है कि ये कैपेसिटर की तरह का बिहेवियर है, तो ये सीधी नजर आ रहा है. सो द इक्विवेलेंट सर्किट जो इनिशियली मैंने ड्रॉ किया है विदाउट गिविंग यू द फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ से आ गया. नाउ यू नो कि एवरी पैरामीटर हैज इट्स ओरिजिन, ठीक है, रिलेटेड टू द physical structure of or physical construction of any transmission line. In any transmission line, you will have two conductors that will be separated by some kind of a dielectric. As a result, you will have R, you will have L, you will have G, and you will have C. Now coming to this concept of losses. इस वक्त हम लॉसलेस ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं. इसका मतलब है कि ये जो सर्किट मैंने बनाया हुआ है इसमें हमने लॉसेस को इंक्लूड किया हुआ है. सो आपके ख्याल में लॉसेस का ताल्लुक कौन से पैरामीटर्स के साथ होगा? इस सर्किट में लॉसेस किसके साथ? आर सर. आर के, ओनली आर? जी भी सर होगा. जी भी होगा जी ना? के साथ. जी के साथ ये डाइलेक्ट्रिक की लॉसेस की वजह से करंट यहाँ से फ्लो होगा. तो इसका मतलब है कि आर और जी जो है इनका ताल्लुक लॉसेस के साथ. ठीक हो गया. तो अगर मैं कहूँ कि अब ट्रांसमिशन लाइन जो है वो लॉसलेस हो गई है, इसका मतलब क्या होगा कि आर और जी दोनों क्या होंगे? जीरो. आर का जीरो हो गया, इसका मतलब है कि कंडक्टर परफेक्ट बन गया, लॉसलेस बन गया है. जी अगर जीरो है, इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक भी हमारा परफेक्ट बन गया. इस वजह से जी भी जीरो. सो लेट्स सी कि इसका जो हमारी जितनी भी डिस्कशन अब तक हो चुकी है, जो हमने लॉसी के लिए कर रहे थे, अब इसमें देखें कि इस पे कौन से पैरामीटर्स पे फर्क पड़ेगा इसकी वजह से. सो पहले हम देख लेते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट को. प्रोपेगेशन कांस्टेंट हमने डिराइव किया था और उसकी जनरल फॉर्म ये थी, प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन. तो अब अगर आर भी जीरो हो गया, जी भी जीरो हो गया, सो वी एंड अप विथ जे ओमेगा एल सी अंडर द रूट. नाउ प्रोपेगेशन कांस्टेंट हमने कहा था कि जनरली कॉम्प्लेक्स होगा और हमने कहा था कि इसका रियल पार्ट अल्फा होगा और इमेजिनरी पार्ट बीटा होगा.
बट इफ यू कंपेयर दिस रिजल्ट, इट्स ऑब्वियस कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि अटेन्यूएशन कांस्टेंट 0 हो गया और फेस कांस्टेंट इक्वल हो गया ओमेगा एल सी अंडर रूट। एंड इट मेक्स सेंस कि अगर हम बात कर रहे हैं कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में अटेन्यूएशन कांस्टेंट को 0 होना चाहिए, और वो हमारे पास मैथमेटिकली भी यही रिजल्ट आ गया। सो इसका मतलब है कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट को हम सिंपली लिखेंगे जे बीटा। इट हैज ओनली इमेजिनरी पार्ट बीटा, और बीटा इसके बराबर। एक रिजल्ट तो हमारे पास ही आ गया। इट मीन्स और बिफोर डूइंग दैट हम एक दूसरे पैरामीटर की बात कर लेते हैं। हमने ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट किया था कि इट इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी। आर भी 0 है, जी भी 0 है, सो जेड नॉट आपके पास आ गया एल बाय सी अंडर रूट। तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए जेड नॉट इसके बराबर होगा। इट मीन्स के लॉसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए जेड नॉट की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जब लॉसलेस बन जाएगा तो यू कैन क्लियरली सी कि जेड नॉट जो है आपके पास एक रियल नंबर है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू understand. Okay. Now, what is the effect of this on the solution of voltages and current? तो हमने जब वोल्टेज का जो जनरल सोल्यूशन फाइंड किया था वो था कि वी नॉट प्लस ई पावर माइनस गेमा जेड प्लस वी नॉट माइनस ई प्लस गेमा। नाउ गेमा जो है हमने फाइंड कर लिया है कि लॉसलेस के केस में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं जे बीटा से। तो फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइंस वोल्टेज का सोल्यूशन हम लिखेंगे वी नॉट प्लस ई पावर माइनस जे बीटा जेड प्लस वी नॉट माइनस ई प्लस जे। और इसी तरीके से करंट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? वी नॉट प्लस पाई जेड नॉट ई पावर माइनस जे बीटा जेड माइनस वी नॉट माइनस डिवाइडेड बाय जेड नॉट ई प्लस जे बीटा जेड। So this is going to be the effect of losses or lossless behavior on the solution of the transmission। जो हमारे पास लैम्डा होगा, जो हमने फाइंड किया था कि इसका ताल्लुक लैम्डा 2 पाई बाई बीटा, तो इस केस में बीटा की वैल्यू हम क्योंकि इजीली फाइंड कर सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि इट इज सिंपली ओमेगा डिवाइडेड बाय एल सी अंडर द रूट। और फेज वेलोसिटी हमने फाइंड की थी तो ओमेगा बाई बीटा के बराबर है, और बीटा की वैल्यू ये है। इस केस में फेज वेलोसिटी सिंपली 1 ओवर एल सी अंडर द रूट के। Now, once we have developed this understanding of signal propagation on a transmission line in terms of lumped equivalent circuit, now we are in a position to move forward and discuss something which is fundamental of microwave engineering, and that is अब हम जो ट्रांसमिशन लाइन हमने अज्यूम की है इसको हम टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है? सो terminated lossless। So just to make things simple, हम इस वक्त अपना फोकस रखेंगे आइडियल सिचुएशन पे कि जिस ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस हम कर रहे हैं वो एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है? और फिर लेटर ऑन हम फिर लॉसेस की तरफ दोबारा चले जाएंगे ताकि हमें
लॉसेस को क्वांटिफाई करने का तरीका आ जाए, लेकिन इस वक्त हम पहले सिंपल केस पढ़ना चाहते हैं, तो इसको हम पहले लॉसलेस के लिए करेंगे। तो टर्मिनेटेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज कि हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, जिसको हमने टर्मिनेट किया हुआ है। एंड बाय टर्मिनेशन मीन कि हमने इसके आउटपुट पे कुछ कनेक्ट किया हुआ है, सम काइंड ऑफ अ लोड, और लोड को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल ZL से। जब भी हम टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, मींस हमने ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट किया हुआ है आउटपुट पे किसी लोड के साथ, ठीक है। सो दिस ZL इज ओवर लोड। नाउ एज बिफोर हम इस डायरेक्शन को अज्यूम करेंगे कि ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो अलोंग Z एक्सिस को हमने रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज एक्सिस, एंड फॉर रेफरेंस हम अज्यूम करेंगे कि जिस जगह पे लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है ये Z इक्वल टू 0 है। सो लोड की जो पोजीशन है वो हमने मार्क कर दी है कि Z इक्वल टू 0 पे लोड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन लाइन क्योंकि लॉसलेस है, सो Z नॉट इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होगा, और इसके प्रोपगेशन कांस्टेंट को बीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इस ट्रांसमिशन लाइन पे जो वोल्टेज होगा V ऑफ Z और I ऑफ Z, हम देख देंगे कि यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे जो वोल्टेजेस होगी वो Z पे डिपेंड करेगी, ठीक। ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये Z इक्वल टू 0 है तो इस पोजीशन को हम कहेंगे कि Z इक्वल टू माइनस L, क्योंकि वी आर इन द मूविंग इन द नेगेटिव Z डायरेक्शन, ठीक। तो इस वजह से माइनस L। नाउ वी आर नॉट मेंशनिंग के इस ट्रांसमिशन लाइन के इस एंड पे क्या लगा हुआ है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग लेटर ऑन इसको भी हम इंक्लूड करेंगे अपने डिस्कशन में। इस वक्त हम अज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज सम सोर्स जो हमने इनपुट पे कनेक्ट किया हुआ है, और उसकी वजह से देयर इज इंसिडेंट वेव जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर। तो यहाँ पे एक सोर्स हमने कनेक्ट किया जिसकी वजह से फॉरवर्ड वेव ट्रेवल करना शुरू हो गई, और फॉरवर्ड वेव का हमें पता है कि मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, V नॉट प्लस ई पावर माइनस जे बीटा जेड की फॉर्म, जो ये हमने यहाँ पे लिखा दिया हुआ है। लेट्स लॉसलेस के लिए दिस इज द फॉरवर्ड वेव जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। नाउ वी ऑलरेडी मेंशन दिस पॉइंट कि अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज वेव को डिवाइड करें बाय फॉरवर्ड करंट वेव, उसके जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आएगा, Z नॉट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे देखें जहां हमने लोड कनेक्ट किया है, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज का और करंट का रेशियो लेंगे वो Z नॉट नहीं आएगा बल्कि वो ZL आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लोड कनेक्ट किया हुआ है ZL है, और इस वक्त हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है ये Z नॉट के बराबर नहीं है। तो ZL इज नॉट इक्वल टू Z नॉट। इसका मतलब है कि इन इस लोड के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज और करंट का रेशियो लेंगे तो वो ZL आएगा, Z नॉट नहीं आएगा। विच मीन्स ये वोल्टेज वेव फॉरवर्ड वेव जब यहाँ पहुंचेगी, सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस कंडीशन के यहाँ पे वोल्टेज और करंट की रेशियो ZL आए, यहाँ पे एक और वेव जनरेट होगी जो कि अब रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, इसको हम फिर बैकवर्ड वेव भी कहेंगे, और
अब क्योंकि हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, इसको हम रिफ्लेक्टेड वेव भी कहें। सो नाउ यू गॉट दिस important आंसर टू दिस क्वेश्चन कि जो हमने वोल्टेज का सोल्यूशन फाइंड किया था, इसमें सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स थे या दो पार्ट थे। एक को हमने कहा था कि वोल्टेज या सिग्नल पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और इसको हमने कहा था कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। उस वक्त हमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया दिया था कि ट्रांसमिशन लाइन पे दोनों डायरेक्शन में सिग्नल किस वजह से ट्रेवल कर रहा है। बट नाउ वी हैव गॉट द आंसर कि प्रैक्टिकल सेंस में ट्रांसमिशन लाइन के साथ आपने कुछ लोड कनेक्ट किया होगा, और जब लोड की जो वैल्यू है वो ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर नहीं होगी, तो जब सोर्स कोई वेव भेजेगा टुवर्ड्स लोड, तो लोड पॉइंट से एक और वेव जनरेट होगी जिसको आप बैकवर्ड कहेंगे, तो या रिफ्लेक्ट। अब हमारे पास इस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं एक वेव पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो अब हम जो सोल्यूशन हमने यूज किया था कि ये जो वी जेड है, टोटल वोल्टेज वी जेड, इस ट्रांसमिशन लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक इसमें फॉरवर्ड वेव शामिल है और एक इसमें बैकवर्ड वेव भी शामिल हो। और अब हम अगेन वी आर यूजिंग नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजीज में यूज कर रहा हूँ, बट ऑल ऑफ देम मेक दे ऑल ऑफ देम आर सेम। इसको मैं कह रहा हूँ कि ये फॉरवर्ड वेव है, या इसको आप इंसिडेंट वेव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से हमने इसको इंसिडेंट किया है यहाँ से। तो फॉरवर्ड वेव और इंसिडेंट वेव मीन्स द सेम थिंग। इसको मैं कह रहा था बैकवर्ड वेव, अब इसको मैं रिफ्लेक्टेड वेव भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली ये वेव यहाँ से आई और यहाँ से सिग्नल रिफ्लेक्ट होके आ गया। अब अगेन you can also look at this transmission line circuit from द पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर 1 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सिचुएशन हो कि z इक्वल टू 0 बाउंड्री हो, इसके लेफ्ट साइड पे मीडियम 1 हो और दूसरी साइड पे मीडियम 2 हो, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 टू डिफरेंट मीडियम्स हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने इस केस में क्या डिस्कशन की थी कि अगर यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है और जैसे ही ये इस बाउंड्री पे पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई है, मीडियम चेंज हो गया है, तो इस सिग्नल का कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ ना कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो। यू कैन यूज द सेम कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन टू दिस सर्किट। z इक्वल टू 0 को आप अज्यूम करें कि एज इफ इट इज द बाउंड्री। इस बाउंड्री के लेफ्ट साइड पे हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी इम्पिडेंस Z0 है, और बाउंड्री के दूसरे साइड पे एक लोड है जिसकी वैल्यू ZL है। अब क्योंकि ZL Z0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि बाउंड्री की दूसरी साइड पे कोई डिफरेंट मीडियम है एज कंपेयर टू दिस मीडियम। तो जब यहाँ मीडियम 1 जो कि हमारा जो कि ट्रांसमिशन लाइन है, इफ सिग्नल इज ट्रेवलिंग ऑन दिस ट्रांसमिशन लाइन, और यू कैन रिलेट इट एज इफ सिग्नल इज ट्रेवलिंग इन मीडियम नंबर 1, and as soon as it arrives at z equal to 0, it finds that there is discontinuity, so some part of the signal is reflected and remaining part is absorbed by the load. उस केस में तो of course there was no concept of load, हम कह रहे थे कि सिग्नल ट्रांसमिट हो गया मीडियम 2 में। इस जगह पे हम कहेंगे कि जो सिग्नल का पोर्शन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ वो लोड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यू कैन यूज दिस द कंसेप्ट that we developed in chapter 1 to this discussion as well. Now the point is कि हमने इस सर्किट में जिसमें ZL Z0 के बराबर नहीं है, जो टोटल वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट कर दिया है कि हमारे पास फॉरवर्ड वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है। ठीक है, इस तरीके से करंट की जो सोल्यूशन होगा उसमें भी ये दोनों सोल्यूशन होंगे। फॉरवर्ड वेव इसके बराबर है और बैकवर्ड वेव जो है इसके बराबर होगी। सो दिस इज समथिंग जो हमने
पहले मैथमेटिकली डेवलप किया था, अब हम ये मैथमेटिकल मॉडल जो है इस सर्किट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, जो हमने कहा था कि ZL लोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशंस हैं दे आर नाउ वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ Z। मैंने इसको फंक्शन ऑफ Z लिखने का मतलब यही है कि मैं डिपेंड करता है कि मैं किस जगह पे वोल्टेज को मेजर करना चाहता हूँ, किस जगह पे करंट को मेजर करना चाहता हूँ। अब हम लोड की बात कर रहे हैं, तो लोड को मैंने शो किया हुआ है कि लोड को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, लोड पोजीशन Z इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं लोड की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ कि एट लोड पोजीशन दैट इज Z इक्वल टू 0, अगर मैं वोल्टेज का रेशियो लूं बाय पुटिंग Z इक्वल टू 0 और उसको डिवाइड करूं करंट की वैल्यू पे एट Z इक्वल टू 0, इस रेशियो से जो वैल्यू आएगी इट मस्ट बी इक्वल टू Z। सो वोल्टेज की जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसमें Z को 0 पुट करेंगे तो V ऑफ 0 आ जाएगा, करंट की एक्सप्रेशन में Z 0 पुट करेंगे तो I ऑफ 0 आ जाएगा। सो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे पास रिजल्ट है, यहाँ से आ जाएगा V नॉट प्लस, V नॉट माइनस आ गया, और करंट से क्या आ गया आपके पास 1 ओवर Z नॉट को मैंने कॉमन ले लिया है, सो V नॉट प्लस हो जाएगा एंड V नॉट माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से Z इक्वल टू 0 आपने पुट करना, यू विल गेट दिस। इसको मैं, सो ZL इज इक्वल टू V naught plus V naught minus divided by V naught plus minus V naught minus into Z naught। इसको आपने रीअरेंज करना है, रीअरेंजिंग इट फॉर V naught माइनस। इस इक्वेशन को आप इजीली रीअरेंज कर सकते हैं, देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दैट। इसको आपने जो V naught माइनस की टर्म है उसको एक साइड पे कर देना है और बाकी जो टर्म है उनको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। सो आपके पास V naught माइनस फॉर्म में ये रिजल्ट क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught into V naught plus R। ठीक, इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज किया आपने V naught माइनस के लिए तो ये रिजल्ट आ। इस V naught प्लस को आप लेफ्ट साइड पे लीजिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा कि V naught माइनस डिवाइडेड बाय V naught प्लस इज इक्वल टू ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught। Now this quantity on the left hand side is a very important quantity, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। एक टर्म हम यूज करते हैं वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम पहले भी यूज कर चुके हैं, लेकिन अब इसको हम वोल्टेज के साथ रिलेट कर रहे हैं। सो वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गैमा से। और इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, व्हाट इज वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इट इज द रेशियो